Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher. I know कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड हो गई है. फॉर सम स्टूडेंट ये गुड न्यूज़ हो सकती है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए बैड न्यूज़ भी हो सकती है, क्योंकि एक साल से पढ़ते आ रहे हो लेकिन फिर से एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गई और पता नहीं कितने टाइम तक पढ़ना पड़ेगा. सही है. और कुछ स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ भी हो सकती है, क्योंकि जिन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया था, सिर्फ 2-3 महीने पहले स्टार्ट किया होगा, तो उनके लिए चांस है कि वो अपना सारा जो पोर्शन बाकी है वो रिकवर कर सके इस टाइम में. देखो 12th का टाइम है, मतलब एग्ज़ाम तो होने ही वाली है, और एग्ज़ाम आपकी ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आपके एमसीक्यू आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम हुई तो आपका फुल पेपर एमसीक्यू बेस पे ही होगा, और ऑफलाइन हुई फिर भी हमारा 50% जो पार्ट है वो तो एमसीक्यू बेस्ड ही होता है. ओके, तो एमसीक्यू हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. तो जो हम ये एमसीक्यू का कर रहे थे डेली का 10-15 एमसीक्यू का, वो फिर से आज से स्टार्टअप करते हैं. ओके, सॉरी कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मैं थोड़े दिन के लिए वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन अब रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो देखने को मिलेगा. ओके, तो हम आगे स्टार्ट करते थे. लास्ट हमने 40 एमसीक्यू सॉल्व किए थे, आज 41 में एमसीक्यू हम सॉल्व करने जा रहे हैं. ओके, एमसीक्यू क्या है? विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन द compound is given benzaldehyde, right? Benzene ring containing CHO group is known as benzaldehyde. Is treated with concentrated aqueous KOH solution. ओके, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपका ये जो कंपाउंड है वो क्या है? एक तो आल्डिहाइड है. कैसा आल्डिहाइड है? तो देखो ये हमारी बेंजीन रिंग है. उसमें अगर हम बेंजीन देखें तो हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है. ओके, हर एक कार्बन के पास क्या क्या होता है? एक एक हाइड्रोजन होता है. लेकिन जब यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच होता है तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सब्स्टिट्यूट करके वो अटैच होता है. मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा उसे रिप्लेस करके यहाँ पे CHO ग्रुप आया है. मतलब ये वाला जो कार्बन है, ओके, कौन सा वाला? ये वाला. वहां पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है. ओके, तो उसे हम कौन सा बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन. ये जो कार्बन है वो क्या हो जाएगा? अल्फा कार्बन. और उसका हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है. जहां पे अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो, ओके, अल्फा हाइड्रोजन क्या है? यहाँ पे एब्सेंट है. अगर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो वो कौन सी रिएक्शन देंगे? कैनिजारो रिएक्शन देंगे. ओके, वो कौन सी रिएक्शन कैरिड आउट करेंगे? कैनिजारो. और अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो वो देते हैं आल्डोल रिएक्शन. सही है, बहुत ध्यान से देखना. जब भी आपके पास आल्डिहाइड हो, ओके, तो देखो, और कीटोन हो तो देखो कि उसके पास कोई अल्फा कार्बन है या नहीं. अगर अल्फा कार्बन प्रेजेंट है देन इट विल कैरिड आउट आल्डोल रिएक्शन, आल्डोल कंडेंसेशन कैरिड आउट होगी. और अगर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो कैनिजारो रिएक्शन होगी. ओके, कैनिजारो रिएक्शन. अब कैनिजारो रिएक्शन में होता क्या है? तो आपका जो आल्डिहाइड है, कौन सा आल्डिहाइड? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, वो बेस के साथ रिएक्शन करता है. एक्वियस सॉल्यूशन आप यहाँ पे ले लो KOH या फिर NaOH, कोई भी अल्कली ले सकते हो आप. ओके, स्ट्रॉन्ग अल्कली यूज करना है आपको. तो वो क्या फॉर्म करता है? 2 प्रोडक्ट फॉर्म करता है. वो क्या करता है? 2 प्रोडक्ट फॉर्म करता है. पहला वो फॉर्म करता है हमारा अल्कोहल, और दूसरा फॉर्म करता है वो जो भी यहाँ पे आपने लिया है उसका सॉल्ट. ओके, मतलब यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड. आप डायरेक्ट एसिड भी लिखो तो चलेगा. अगर यहाँ पे NaOH यूज किया गया है तो लिखना होगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड. ओके, अब देखो यहाँ से अल्कोहल कौन सा फॉर्म हो सकता है? तो हमारे पास बेंजीन है, उसके पास 1 कार्बन वाला अल्डिहाइड है, तो हमारा अल्कोहल भी 1 कार्बन वाला ही अल्कोहल होगा. मतलब कि यहाँ पे हमारा बेंजाइल अल्कोहल फॉर्म हो सकता है. आई बात समझ में? फिर
वन कार्बन कंटेनिंग हमारे पास एसिड फॉर्म करना है। वन कार्बन कहाँ पे, बेंजीन तो है प्लस वन कार्बन, ओके। तो ये बेंजीन और उसके साथ वन कार्बन और उसका पोटेशियम सॉल्ट। आप डायरेक्ट एच भी लिखो तो चलेगा, आप बेंजोइक एसिड भी लिख सकते हो या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड भी लिख सकते हो, ओके। तो पोटेशियम बेंजोइड भी लिख सकते हो उसे, क्योंकि एस्टर ग्रुप हो जाएगा यहाँ पे के साथ में। एस्टर में भी तो COO होता है, ओके। तो आप उससे सोडियम पोटेशियम बेंजोइड बोल सकते हो, ओके, या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, या डायरेक्ट आप बेंजोइक एसिड भी फॉर्म कर सकते हो, ओके। मेन चीज क्या है, जब आपके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो, ऐसा कोई एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और उसकी एक्वियस KOH के साथ रिएक्शन कैरिड आउट कर रहे हो, मतलब वो कैनिजारो रिएक्शन है। कैनिजारो रिएक्शन की प्रोडक्ट होती है, एक अल्कोहल होता है और दूसरा एसिड या फिर उसका कोई सॉल्ट प्रेजेंट होता है, एसिड का सॉल्ट, ओके। अब देखो हमारे जो ऑप्शन है उसमें, तो फर्स्ट तो ऑप्शन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ और ही दिखाया गया है। हमारी तो दो प्रोडक्ट है, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट है। चलो अब आगे देखो, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हमारा इस साइड तो सही लग रहा है, लेकिन साथ ही में दूसरी साइड क्या है, तो ये यहाँ पे कुछ और चीज भी अटैच हो गई है, मतलब कि C प्रोडक्ट भी हमारी कैंसल हो गई। अब B और D बची। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले D लिख लेते हैं, क्यों इसकी उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि एक्चुअली हमारा आंसर जो है ना वो B आने वाला है। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे ये जो है वो प्रिंटिंग मिस्टेक से ज्यादा हो गया है। आपका B ऑप्शन आप कुछ इस तरह से कर लेना, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O K प्लस, यहाँ पे हो जाएगा बेंजीन CH2OH, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें मिला एक तो सॉल्ट मिल गया, प्लस दूसरा अल्कोहल की जगह वो भी सॉल्ट मिला, तो वो तो गलत हो गया, हमें तो दूसरा अल्कोहल ही चाहिए भाई, सही है। तो अल्कोहल वाली प्रोडक्ट सिर्फ एक ही है, ओके। तो हमारा जो आंसर है वो B आएगा। एक्चुअली वो प्रोडक्ट ये है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, तो यहाँ पे CHO हो गया था, लेकिन वो आंसर क्या हो जाएगा, COO, और यू कैन राइट लाइक दिस C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे माइनस लिख सकते हो और यहाँ पे K प्लस, ओके। तो ये हो गई आपकी कैनिजारो रिएक्शन। चलो नेक्स्ट MCQ देखते हैं। Which of the following is the correct order of acidic strength? अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब क्या हुआ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि जितना इजीली वो प्रोटॉन डोनेट करता है, डोनेट इजीली प्रोटॉन, ओके, तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, ओके। वो क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखो एसिड में हमारे पास यहाँ पे सारे कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की गई है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे कोई भी हो सकता है जो भी ग्रुप है, लेकिन एसिड हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब यहाँ पे एसिड का जो हमारा OH बॉन्ड है वो हमें ब्रेक करना है और यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करवाना है, और जितना इजीली ये हाइड्रोजन रिमूव होगा उतना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ओके। चलो अब ये जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है हमारा जो साथ में जुड़ा हुआ फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, उसके ऊपर। यहाँ पे हम R लिखते हैं ना, वो R कौन है, ओके, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वहां पे कोई अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, ओके, आल की जगह पे कौन है, अल्काइल ग्रुप, ओके। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो खुद के इलेक्ट्रॉन इसे दे देंगे, अगर आर में अल्काइल ग्रुप है तो वो खुद के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देंगे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर बढ़ी तो ये बॉन्ड ब्रेक क्यों करेगा, सही बात है ना। हमें किसी से रिश्ता कब तोड़ना पड़ता है, यहाँ पे वो कब बॉन्ड ब्रेक करेगा, जब उसे इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, ओके। इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पे वो क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगा और हाइड्रोजन को निकाल देगा, ओके। ज्यादातर यही देखा जाता है आजकल कि पैसों के लिए काफी लोग अपने यहाँ से निकाल देते हैं लोगों को,
ओके कि पैसों की हमें खुद ही ज़रूरत है। अभी लॉकडाउन में ऐसी सिचुएशन कई ज़्यादा जगहों पे आपने सुनी होगी, ओके, कि बहुत सारी कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज़ को क्या कर दिया, निकाल दिया। उसका रीज़न क्या था? तो जो अगर काम ही इतना नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा, अगर पैसा नहीं आएगा, ओके, तो फिर वो देंगे क्या उन्हें? ओके, खुद के पास पैसों की कटौती चल रही हो तो वो दूसरों को थोड़ी ना दे सकता है। अगर हमारे पास खुद के पास पैसे नहीं है, ओके, तो वो दूसरों को कैसे देगा? हम दूसरों को कैसे बांट सकते हैं पैसा? तो वही चीज हो गई कि इसके खुद के पास अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, ओके, जितनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी उतना ही वो इजीली यहाँ से प्रोटॉन को रिमूव कर देगा। और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो भाई वो क्यों वहां से निकालेगा? उसे उसके पास जितना चाहिए उतना है, उसके पास खुद के पास, उसे यहाँ से लेने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो यही सब कंडीशन है कि अगर आर हमारा अल्काइल ग्रुप है या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कोई भी प्रेजेंट हो, उस कंडीशन में एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। सही है, तो उसका अपोजिट हो जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो -I इफेक्ट शो करे, ओके, जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, जो इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ अट्रैक्ट करे, वो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, अगर वैसा कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो। और अगर कोई हमारा +I इफेक्ट शो करने वाला है, 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था, ओके, इंडक्टिव इफेक्ट, +I इफेक्ट मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, -I इफेक्ट मतलब खुद की तरफ अट्रैक्ट करे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें है एक सिंपल एसिटिक एसिड, एक है जहां एसिटिक एसिड का एक हाइड्रोजन Cl से रिप्लेस किया गया है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है। अब देखो रिप्लेस किससे किया गया है? रिप्लेस किया गया है हैलोजन से, और हैलोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो हाई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो वो क्या शो करेंगे? -I इफेक्ट शो करेंगे। और अगर -I इफेक्ट शो करते हैं मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो प्रोटॉन इजीली डोनेट होगा, सो हम कह सकते हैं कि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ओके, मतलब अगर नंबर ऑफ हैलोजन ज्यादा है तो वो हाईएस्ट एसिडिक होगा, मतलब जहां पे 3 क्लोरीन है वो एसिड सबसे पहले होना चाहिए। ऐसा ऑप्शन ढूंढो, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जिसमें 3 क्लोरीन वाला जो कंपाउंड है सबसे ज्यादा आगे है, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा बी, देखने की जरूरत भी नहीं है। देखो आगे देख लो चाहे तो, यहाँ पे 3 क्लोरीन हो गए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 और ये सिंपल वाला है। ओके, ये तो इलेक्ट्रॉन कौन सी हमारी इफेक्ट शो करता है? डोनेटिंग वाली, जबकि ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अगर 1 मांगने वाला हो तो डेफिशिएंसी कम जनरेट होगी, अगर 2 मांगने वाले हो तो डेफिशिएंसी ज़्यादा जनरेट होगी, अगर 3 मांगने वाले हो तो डेफिशिएंसी और भी ज़्यादा जनरेट होगी। मतलब जितने नंबर ऑफ हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और वी कैन से दैट -I इफेक्ट वाले ग्रुप प्रेजेंट होंगे तब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। ओके, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो इजीली प्रोटॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी भी ऑक्सीजन पे ज्यादा होगी और वो इजीली प्रोटॉन डोनेट करेगा, सो वी कैन से दैट उसके एसिडिक स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में देखा जाता है, तो होप के अब आगे कोई भी क्वेश्चन आए आपका एसिडिक स्ट्रेंथ के रिलेटेड तो आप उसे इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्सरी अमाइन। ओके, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, अगर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो प्राइमरी अमाइन हो गया, अगर NH ग्रुप प्रेजेंट है हमारे पास तो सेकेंडरी अमाइन हो गया, और N ग्रुप प्रेजेंट है तो हमारा टर्सरी अमाइन हो गया। ओके, और यहाँ पे हम दूसरा भी एक होता है, अगर
3 ग्रुप और साथ में पॉजिटिव चार्ज है, लोन पेयर भी डोनेट कर दे, यहाँ पे सबके पास अपनी एक एक लोन पेयर है, लेकिन अगर वो भी डोनेट कर दे तो वो क्वाटरनरी अमाइन भी कहलाता है। ओके, मेनली 3 पार्ट हमने देखे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी अमाइन भी होता है। ओके, सिंपल सा वे है, उसके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कौन सा सेकेंडरी है, प्राइमरी है, और हमारा जो आंसर चाहिए वो कौन सा टर्सरी है। ओके, चलो फर्स्ट दिया गया है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल अमाइन। ओके, मतलब कि यहाँ पे हमारा साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ करना है, पहले साइक्लोहेक्साइल अमाइन है तो ये हमारा हो गया साइक्लोहेक्सेन। ओके, अब साइक्लोहेक्सेन को जो है उसके फर्स्ट उस पे क्या लिखा गया है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल अमाइन, मतलब कि यहाँ पे हो गया NH और ये हो गया CH3। ओके, ये हो गया हमारा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल अमाइन, मतलब ये तो हो गया सेकेंडरी। चलो तो ये आंसर नहीं है। दूसरा देखो ट्राई इथाइल अमाइन। ओके, ट्राई इथाइल अमाइन मतलब नाइट्रोजन, उसके साथ 3 कौन से ग्रुप, इथाइल ग्रुप C2H5 C2H5 C2H5, मतलब ये हो गया हमारा आंसर। देखो ये टर्सरी से मैच कर रहा है तो ये है हमारा टर्सरी, मतलब आंसर हो जाएगा B। C D ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो 44 अमोंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वियस मीडियम इज। देखो पहले एसिडिक स्ट्रेंथ आई, अब बेसिक स्ट्रेंथ आ गई, तो बिल्कुल अपोजिट देखना है हमें। अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करनी है, ओके, तो बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और वी कैन से दैट प्लस आई इफेक्ट। ओके, जितनी प्लस आई इफेक्ट ज्यादा उतनी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। ओके, प्लस आई इफेक्ट जनरली हम कौन देखते हैं, अल्काइल ग्रुप देते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे एक अल्काइल है और साथ में ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला हो गया, नाइट्रोजन वाला है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, क्योंकि वो ज्यादा उसकी क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे तो फिनाइल है जो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। एक्चुअली माइनस आई नहीं कह सकते हम, वो रेजोनेंस मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर देखें हम तो वो क्या करता है, उसकी जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से इस तरफ वो डोनेट करता है। देखो बेसिक स्ट्रेंथ में क्या देखना होता है, जैसे कि एसिडिक स्ट्रेंथ में हमने देखा कि कितना इजीली प्रोटॉन डोनेट करता है, यहाँ पे देखना है इजीली प्रोटॉन एक्सेप्ट करता हो। ओके, अगर जितना इजीली प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा उतनी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। एक्सेप्ट कब करेगा, जब उसके पास लोन पेयर ज्यादा हो। ओके, नाइट्रोजन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी बढ़ेगी उतना वो इजीली डोनेट करेगा और वो H+ गेन कर सकता है। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा ओके तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ओके, वही देखना है। तो यहाँ पे इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नंबर ऑफ जो डोनेटिंग ग्रुप है सही है। यहाँ पे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करूँ तो यहाँ पे NH CH3 2 अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है जो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेंगे। उसके पास पहले से लोन पेयर है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उतने इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज अवर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ओके, क्लियर। चलो नाउ The source of nitrogen in Gabriel synthesis of amine is। now देखो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है सोडियम अजाइड, सोडियम नाइट्राइड, पोटेशियम साइनाइड एंड पोटेशियम थैलेमाइड। आप लोग तो बोलोगे कि हमने तो यहाँ पे किसी से भी हमने स्टार्टिंग नहीं किया था। यस राइट, यू आर राइट। लेकिन देखो हमारी स्टार्टिंग प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट था वो क्या था, तो ये हमारा हो गया बेंजीन,
उसके पास सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे होता है NH। ये हमारी होती है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। ओके, अब ये जो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन है उसका ये फर्स्ट जो हमारा है वो कौन है, थैलीमाइड। हम जो स्टार्टिंग करते हैं वो किससे करते हैं, थैलीमाइड से। उसकी नेक्स्ट स्टेप में हम अल्कोहलिक KOH या फिर हम उसकी अल्कोहलिक NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ से H को रिप्लेस करके K यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारे पास बाकी का तो सेम रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्म होता है वो कौन है, N-K+। ओके, और उसी को बोलते हैं हम पोटेशियम थैलीमाइड। उसे क्या बोलते हैं, पोटेशियम थैलीमाइड। अगर एक स्टेप आगे जाओगे तो वहाँ पे हम RX से रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे जो है हमारा X और K रिमूव हो जाएंगे, R आ जाएगा, तो हमारी जो नेक्स्ट है वो यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाएगा कुछ ऐसा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N और R। ओके, और फिर उसकी रिएक्शन फिर से KOH के साथ या NaOH के साथ करवाने पे ये बॉन्ड ब्रेक होके हमें प्राइमरी अमाइन मिलता है। ओके, तो मेन चीज़ क्या है कि आपको या तो थैलीमाइड दिया गया हो, पोटेशियम थैलीमाइड, आपको कोई भी इंटरमीडिएट में से भी दिया गया होगा तो फिर भी वो हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन अगर आपको आती है क्या है, तो प्योर प्राइमरी अमाइन फॉर्म करने की रिएक्शन है। ओके, ये भी बहुत सारी बार आपको पूछा जा सकता है, मतलब कि यही एक सिंथेसिस है जिसमें प्योर अमाइन फॉर्म होता है। ओके, प्योर अमाइन अगर आपको फॉर्म करना है, प्योर प्राइमरी अमाइन, तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस यूज होती है। ओके, तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस जो है वो थैलीमाइड से स्टार्टअप होती है। अब देखो यहाँ पे हमें डायरेक्टली ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिया गया है, लेकिन बेंजीन मतलब C6 हो गया, वहां पे दो सब्सटीट्यूशन मतलब हाइड्रोजन दो निकल गए तो H4 हो गया। CO ग्रुप कितनी बार है, 1 और 2 टाइम, तो यहाँ पे 2 टाइम, और नाइट्रोजन और पोटेशियम। ओके, तो ये मतलब हमारा अगर आपको इस तरह से भी थैलीमाइड दिया जाए तो आप घबराओ मत, जो भी आपको दिया गया है उसे आपके स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करो तो आपको पता चल जाएगा। जहाँ पे भी आपको C6 मिल रहा है और H6 या लेस देन 6 होते हैं, मतलब कि हमारा बेंजीन रिंग ही है। ओके, आपके पास C6H6 मतलब हमारा होता है बेंजीन रिंग। ओके, अगर वहां पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा, मतलब हमने अटैच किया गया है, ओके, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई सब्स्टिट्यूएंट हमने लगाया है, तो फिर उस कंडीशन में हाइड्रोजन जो है वो कम होते जाएंगे, बढ़ने वाले तो है नहीं। मतलब अगर C6 हो और H6 हो, या फिर C6 और H जो है लेस देन 6 हो, ओके, तो उस कंडीशन में हमारा बेंजीन ही माना जाता है। ओके, आप देख सकते हो कि उतने वहां पे सब्स्टिट्यूएंट होंगे। ओके, क्लियर, मतलब हमारा 45 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हमारा द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग 2 मिथाइल प्रोपेनअमाइड इनटू 1 फिनाइल इथेनअमाइड। अब देखो, कन्वर्जन आया तो हमने तो छोड़ ही दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको सारी रिएक्शंस आती है, फिर कन्वर्जन क्यों छोड़ देने का भाई। क्या करना है आपको, तो आपको पहले स्ट्रक्चर बना लेना है। ओके, जो भी रिएक्टेंट दिया गया है उसका स्ट्रक्चर बनाओ, जो भी प्रोडक्ट दी गई है उसका स्ट्रक्चर बनाओ। ओके, और देखो कि क्या चेंज हो रहा है। मेन चीज ही क्या है कि क्या हमने ऐड किया कुछ चीज, हमने कुछ चीज रिमूव की, कोई फंक्शनल ग्रुप हमने चेंज किया, फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंजेस लाया, नंबर ऑफ कार्बन चेंज किए, क्या कर रहे हैं हम, वो मेन आपको पता चलेगा कि आप रिएक्टेंट क्या यूज कर रहे हो और प्रोडक्ट कौन सा मिल रहा है। ओके, और अगर आपको एक बार ये चीज पता चल गई कि हमें क्या रिमूव करना है या फिर कौन सी चीज ऐड करनी है, तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा क्या कौन सी रिएक्शन करनी है वो आइडेंटिफाई करना। ओके, तो पहले देखो 2 फिनाइल, मतलब ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। मीन क्या है, प्रोपेन अमाइड, अमाइड मतलब हमारा CONH2 ग्रुप। ओके, और प्रोपेन अमाइड मतलब नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए हमारे पास 3। ओके, ये हो गया हमारा प्रोपेन अमाइड। उसके ऊपर 2 फिनाइल, मतलब यहाँ से एक कार्बन निकाल दो और यहाँ पे लगा दो फिनाइल रिंग, ये हो गया हमारा 2 फिनाइल प्रोपेन अमाइड। ओके, अब उसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, 1 फिनाइल इथेनअमाइन। ओके, मतलब इथेनअमाइन मतलब यहाँ पे 1 कार्बन उसके साथ NH2।
उसके फर्स्ट कार्बन के ऊपर बेंजीन रिंग लगा दो, अब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, तो ये हो गया आपका इथेन अमाइन। ओके, यहाँ से जाके हमें ये फॉर्म करना है, सॉरी इथेन अमाइन है ना, तो यहाँ पे एक कार्बन लगाना रह गया। ओके, क्योंकि हमें क्या करना है, 2 कार्बन चाहिए यहाँ पे इथेन अमाइन, पहले कार्बन पे ही फिनाइल रिंग और पहले पे ही NH2। चलो ये चीज़ हो गई। अब देखो मेन तो बेंजीन रिंग तो वैसी की वैसी है, फर्स्ट कार्बन वैसा का वैसा, फिर सेकंड कार्बन भी यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे CH ही हो जाएगा। चलो अब क्या है, देखो यहाँ पे मेन चेंज हो रहा है, मेरे पास है यहाँ पे अमाइड ग्रुप CONH2, ये क्या है अमाइड, और यहाँ पे क्या है सिर्फ NH मतलब अमाइन ग्रुप। तो अमाइड में से अमाइन में जाने के लिए हमारे पास 2 वे है। ओके, अगर हमारा रिएक्टेंट अमाइड है और प्रोडक्ट हमें फॉर्म करना है अमाइन, तो 2 वे है। ओके, 2 वे किस तरह से है, तो पहला वे है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम हो। ओके, क्या है नंबर ऑफ कार्बन सेम, तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ रिडक्शन कर देना है। ओके, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में अगर हम अमाइड का रिडक्शन करेंगे तो वी विल गेट अमाइन, लेकिन उसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम होंगे। अगर हमें 1 लेस कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट चाहिए, 1 लेस कार्बन चाहिए, ओके, तो उस कंडीशन में हमें यूज करनी होती है हॉफमैन ब्रोमेमाइड। हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, जिसमें अमाइड अमाइन में तो कन्वर्ट होगा लेकिन प्रोडक्ट में 1 कार्बन लेस होगा। अब देखो रिएक्टेंट है उसमें 3 कार्बन है मेन चेन में, जबकि प्रोडक्ट में 2 ही कार्बन है, हमें 1 लेस कार्बन करना है, मतलब इन दोनों में से 1 हो गई। देखो पहले तो कितनी सारी रिएक्शन में से हमने 2 रिएक्शन को फाइनल कर लिया, किस तरह से, क्योंकि हमारा रिएक्टेंट था अमाइड, प्रोडक्ट है अमाइन। ये चीज तो सिर्फ 2 ही वे में पॉसिबल है, एक तो रिडक्शन कर दे हम अमाइड का, या फिर हॉफमैन ब्रोमेमाइड हम कैरिड आउट करें। ओके, अब रिडक्शन करने पे क्या होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन सेम होते हैं दोनों रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में, जबकि हॉफमैन ब्रोमेमाइड में 1 कार्बन कम हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसा ही करना है, मतलब हमें हॉफमैन ब्रोमेमाइड कैरिड आउट करनी है। अब हॉफमैन ब्रोमेमाइड कैसे होती है, ओके, तो वो तो भाई आपको याद रखना पड़ेगा, सारे रिएक्शन के जो कैटालिस्ट है वो तो उसकी मेन है, उसका हार्ट है, अगर हार्ट ही आप निकाल दोगे तो रिएक्शन कैसे होगी। मतलब हॉफमैन ब्रोमेमाइड है वो कैरिड आउट होती है किसकी प्रेजेंस में, आपकी अल्कली एंड Br2 की प्रेजेंस में। ओके, तो हमारा ऑप्शन है बी। ओके, तो ये कन्वर्जन किसकी प्रेजेंस में पॉसिबल है, हमारा NaOH और Br2 की प्रेजेंस में कैरिड आउट होगा। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट देखो 47, विच ऑफ द फॉलोइंग पैर्स रिप्रेजेंट एनोमर्स। ओके, एनोमर्स क्या होता है, तो जब आपके पास कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है, आपने हाइड्रोकार्बन में ग्लूकोज फ्रुक्टोज ऐसे बहुत सारे साइक्लिक स्ट्रक्चर देखे। ओके, तो जब भी आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर कोई प्रेजेंट है, तो उस साइक्लिक स्ट्रक्चर में आप देखो कि जो फर्स्ट कार्बन है, ओके, इन साइक्लिक structure, first carbon have different position for functional group। ओके, अगर फर्स्ट कार्बन के पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है, मतलब जो भी फंक्शनल ग्रुप है डिफरेंट पोजीशन पे है, तो हम बोल सकते हैं कि वो एक दूसरे के एनोमर्स है। लेकिन सिर्फ फर्स्ट, ओके, यहाँ पे स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर ओनली फर्स्ट कार्बन हैज। ओके, पहले कार्बन पे ही डिफरेंट होना चाहिए, सब पे डिफरेंट हो तो नहीं चलेगा, पहले के साथ सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी कार्बन है उन सब पे पोजीशन अलग हो रही है, तो वो एनोमर्स नहीं है। एनोमर्स मतलब सिर्फ फर्स्ट कार्बन की पोजीशन अलग होनी चाहिए। अब देखो जो ऑप्शन है उसमें ये तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ही नहीं है, मतलब ए तो कैंसिल हो गया।
ये दोनों भी साइक्लिक नहीं है, मतलब ये भी कैंसिल हो गया। देखो यहाँ पे ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, मतलब सी और डी में से कोई आंसर हो सकता है। अब कौन सा आंसर है देखो, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कार्बन पे OH अंदर की साइड है और यहाँ पे बाहर की साइड है, मतलब यस डिफर पोजीशन है, फर्स्ट की पोजीशन डिफर है। और सेकंड की देखो, सेकंड पे है OH अंदर, यहाँ पे भी अंदर, थर्ड पे H अंदर, यहाँ पे भी अंदर, यहाँ पे भी OH अंदर, यहाँ पे, मतलब सिर्फ फर्स्ट पोजीशन जो है वो डिफर है, बाकी दो सारी पोजीशन सेम है, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब देखो सिर्फ फर्स्ट पोजीशन को देख के आंसर कभी मत टिक करना, क्यों? क्योंकि देखो आपका डी ऑप्शन, उसमें फर्स्ट पोजीशन डिफर है लेकिन साथ में सेकंड पोजीशन भी डिफर हो रही है, ओके चेंज हो रही है, थर्ड पोजीशन भी चेंज हो रही है, फोर्थ पोजीशन भी चेंज हो रही है, सारी की सारी पोजीशंस चेंज हो रही है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमें तो सिर्फ फर्स्ट पोजीशन के फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन ही चेंज करनी है। फर्स्ट कार्बन से जुड़े जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज करो, ओके जो अंदर रिंग के अंदर होगा उसे बाहर कर दो, वही कहलाएगा एनोमर्स, सिर्फ फर्स्ट कार्बन। बाकी कोई भी कार्बन में अगर वो चेंज हो रही है पोजीशन तो वो एनोमर्स कहलाएंगे नहीं, ओके। तो ये आ गया आपको एनोमर्स क्या है। चलो अब 48 नंबर का क्वेश्चन देखो, आपके 45 के बाद जो है वो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं, 4 क्वेश्चन है, 46, 7, 8, 7, 47, 48, 49 एंड 50, वो हमारे बायोमोलिक्यूल्स के होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में वैसे रिएक्शंस कम है, बेसिक जो हमारी है वो थियोरीज है, ओके। तो आपको ये MCQ सॉल्व करने में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना ऑर्गेनिक को सॉल्व करने में लगता है, ओके। ऑर्गेनिक में आपको बहुत ज़्यादा, मतलब सारी रिएक्शंस आपको बहुत सारी पता है, उसमें से ढूंढना है हमें यूज़ कौन सी करनी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है उसमें से धीरे धीरे हमें चूज़ करना है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट में सिर्फ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज करो प्रोडक्ट चेंज हो जाती है, ओके। तो वो बहुत ध्यान से आपका मैक्सिमम टाइम जो है MCQ में वो ऑर्गेनिक में आपको देना पड़ेगा, ओके। तो बाकी का जो आपका इनऑर्गेनिक पोर्शन हो उसमें जल्दी कवर कर सकते हो, जैसे आपका P ब्लॉक हो गया, आपका DNF ब्लॉक हो गया, आपका ये हमारा जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, ओके, आपका जो चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, ये सारे चैप्टर्स में आप जल्दी टाइम कवर कर सकते हो क्योंकि वो सारे थियोरेटिकल चैप्टर्स है, तो उसमें आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ओके। चलो द टोटल नंबर ऑफ द कायरल कार्बन इन अ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज इज और आर। देखो अब साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन किया वो भी ग्लूकोज ही दिया गया था, ओके। ग्लूकोज मतलब 6 नंबर ऑफ कार्बन, उसमें देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ओके। तो ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया गया है, ये आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये भी ग्लूकोज ही है लेकिन ये स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर है और आपका ये जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ओके। तो अगर स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर आपका होता है तो उसमें जो कायरल कार्बन है वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। और अगर आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ओके, तो आपके जो कायरल कार्बन है वो होते हैं 5। अब कायरल कार्बन क्या है, कायरल कार्बन क्या होते हैं, तो जिस कार्बन के पास 4 फंक्शनल ग्रुप, हमें पता है कि कार्बन क्या है, तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, कार्बन हैविंग टेट्रावैलेंसी, ओके, वो 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। अगर टेट्रावैलेंसी के 4 फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, ओके, 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, देन वी कैन से दैट कार्बन इज कायरल कार्बन, ओके। तो देख लो कि जिस कार्बन के यहाँ पे अगर फर्स्ट कार्बन की बात करूँ तो एक हाइड्रोजन है, एक OH है, एक साइड ये पूरा ग्रुप है और दूसरी साइड ए ऑक्सीजन है जो यहाँ पे लिंकेज है, ओके। अब यहाँ पे भी बात करो तो सेम एक H है, एक OH है, दूसरी साइड 1, 2, 3, 4 कार्बन वाला ग्रुप है और यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन वाला ग्रुप है। तो आप अगर देखते जाओगे तो हर एक कार्बन जो है यहाँ पे मैंने यहाँ पे डॉट किया हुआ, वो पांचों के पांचों कार्बन के चारों फंक्शनल ग्रुप डिफर है। सो वी कैन से दैट दे ऑल आर कायरल कार्बन्स। मतलब अगर ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो 5 कायरल सेंटर होंगे और अगर ग्लूकोज का
मेन स्ट्रक्चर है तो उसमें सिर्फ 4 ही कायरल कार्बन होंगे, क्योंकि ये CHO किस तरह से हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और H। तो यहाँ पे जो है वो 2 बॉन्ड तो उसने ऑक्सीजन के साथ ही फॉर्म कर लिए, मतलब वो कायरल सेंटर नहीं होगा, उसमें एक फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया। ओके, तो चारों के चारों डिफर होना जरूरी है। मतलब ये याद रखो कि अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर है तो 4 कायरल कार्बन हो जाएंगे, अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो 5 कायरल कार्बन हो जाएंगे। ओके, ये कार्बन कायरल नहीं होगा क्योंकि उसके पास 2 हाइड्रोजन है, सेम फंक्शनल ग्रुप हो गए, सो ये हमारा कायरल कार्बन नहीं कहलाएगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा 5। यहाँ पे मैं फिर से स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, हमारा मतलब मेरा नसीब अच्छा था कि वहाँ पे दिया ही गया था। ओके, चलो आपका भी टाइम सेव हो गया। नाउ लास्ट वन, DNA and RNA contain 4 bases. Which of the following base is not present in RNA? ओके, तो वो 4 बेस कौन से होते हैं हमारे, तो हमारे DNA RNA में 4 बेस होते हैं, उसमें से जो एक बेस है वो डिफर होता है और 3 बेस सेम होता है। ओके, तो ये जो हमारा थाइमिन है वो DNA में प्रेजेंट होता है, ना कि RNA में। मतलब ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दैट 10 MCQs एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो अब हम धीरे धीरे 10, 15, 20 जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके अकॉर्डिंग करते जाएंगे। अगर हमारा ऑर्गेनिक पार्ट आ रहा है तो फिर मे भी हो सकता है हम 10 MCQ या 15 MCQ जैसे तैसे सॉल्व कर पाए आधे घंटे में। ओके, अगर हमारे पास है थियोरेटिकल चैप्टर्स तो उसमें शायद हम थोड़ा सा ज़्यादा भी MCQ सॉल्व कर सकते हैं। तो MCQ के नंबर्स पे मत जाना और ध्यान देना कि आप जो भी MCQ सॉल्व करो तो उसे कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्व करो। ओके, हमें सिर्फ आंसर नहीं चाहिए, वो आंसर कहाँ से आया वो भी चाहिए। ओके, तो अगर आप इस तरह से MCQ सॉल्व करते हो तो जब भी आप की एग्जाम होंगी एग्जाम वो डेफिनेटली श्योर है। ओके, लेट हो या जब भी हो, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, जैसे भी हो, लेकिन आपको मैक्सिमम मार्क्स MCQ में कवर करने हैं, क्योंकि MCQ ऐसी चीज़ है कि जो आपका स्कोरिंग बढ़ा भी सकती है और मार्क्स गए तो फुल कट हो जाएंगे, वहाँ पे 0.5 का कोई चांस नहीं रहता है। ओके, रॉन्ग तो टोटली रॉन्ग और राइट तो टोटली राइट, मतलब यहाँ पे आपके मैक्सिमम मार्क्स कवर होने चाहिए। ओके, तो इसीलिए ये जो है वो कॉन्सेप्ट वाइज आप देखते जाओ। ओके, हम हर रोज करते जाएंगे। सो जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उससे पहले प्लीज ये MCQ सॉल्व कर लेना। ओके, एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू प्रेस लाइक बटन। थैंक यू।